हेलो, वेलकम टू माय चैनल द लीगल एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक टॉर्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्ट का नेचर, डेफिनेशन, उसके डिफरेंसेस, चॉइसेस, लायबिलिटी क्या होती है, जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पेसिफिक टॉर्ट क्या होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ट्रेसपास टू लैंड की। कि ट्रेसपास टू लैंड क्या होता है। ट्रेसपास टू लैंड का मतलब होता है कि लैंड, किसी के भी लैंड पे किसी बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के एंट्री करना। मतलब अगर उस पर्सन ने आपको कंसेंट नहीं दी, उसके बाद भी आप उसके लैंड में एंट्री करते हो तो उसको कहते हैं ट्रेसपास। बिना लॉफुल विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, और आपकी फिजिकल एंट्री लेकिन ज़रूरी होती है ट्रेसपास का ऑफेंस कमिट करने के लिए। ट्रेसपास एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है जो BNS में डिफाइंड है, और एक सिविल ऑफेंस भी है, सिविल एक्ट भी है, सिविल रॉन्ग भी है, जो कि टॉर्ट में रेमेडी प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंटरफेरेंस, कुछ इसेंशियल की। जैसे इंटरफेरेंस जो है इसमें वो क्या है, वो ज़रूरी है। डायरेक्ट और टेंजिबल इंटरफेरेंस होना चाहिए। मतलब अगर कोई दूर से डिस्टर्बेंस कर रहा है तो वो ट्रेसपास नहीं है। ट्रेसपास होने के लिए उस पर्सन को आपके लैंड पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है फिजिकली। दूसरा है, अगर कॉन्सिक्वेंशियल इंटरफेरेंस है, कोई दूर से कर रहा है तो वो ट्रेसपास नहीं, वो न्यूसेंस होता है। अब जैसे कि हम लोग बात करेंगे मोड की। मोड क्या होता है कि मोड में क्या होता है, किस टाइप के ट्रेसपास होते हैं। जैसे पर्सनल एंट्री होना चाहिए। मतलब क्या ट्रेसपास होगा, मतलब पर्सनल एंट्री ज़रूरी है फिजिकल, या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से, जैसे कि कोई सीढ़ी लगा के किसी की वॉल पे चढ़ते हुए उसके लैंड पे एंट्री करता है तो कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एंट्री की, या कैटल ट्रेसपास, या कोई कैटल है उसका ट्रेसपास किया आपने, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है नो ट्रेसपास। नो ट्रेसपास मतलब ट्रेसपास कब नहीं होगा, तो जब कोई इंटरफेरेंस पोजीशन में नहीं है। मतलब पोजीशन का ही इंटरफेरेंस होना चाहिए, किसी के पोजीशन में आपने इंटरफेरेंस किया है तो वो ट्रेसपास हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो ट्रेसपास नहीं है। सिर्फ डिस्टर्बेंस है बिना फिजिकल एंट्री के, तो ये ट्रेसपास नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ट्रेसपास कभी कभी ये होता है कि एंट्री जो होती है वो लॉफुल होती है, लेकिन उसको एक्सीड कर जाता है अगर पर्सन, तो वो ट्रेसपास में कन्वर्ट हो जाती है। वो कौन सी वो है, देखते हैं। जैसे कि एंट्री जो है आपको परमिटेड है, लेकिन आपने क्या किया है, बियॉन्ड जाके उसको एक्सेस कर लिया है, तो वो ट्रेसपास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए तो तब आपको उसके घर में एंट्री क्या है, लॉफुल है। लेकिन अगर वो मानिए उसने बर्थडे पार्टी जो है वो एक हॉल में अरेंज की है, तो वो हॉल तक आपकी एंट्री परमिटेड है। लेकिन आप अगर उसके बेडरूम तक चले गए तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेसपास हो जाएगा। और लेकिन कब होगा, अगर आप अनइंटेंशनली गए, बिना उस पर्सन की कंसेंट के गए, किसी अनलॉफुल इंटेंशन से गए। तो एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन ये होगा आपका इंटेंशन नहीं था, आप चले गए, या आपको प्रोहिबिटेड नहीं किया गया था, या उस एरिया को प्रोटेक्टेड मार्क नहीं किया गया, तो उसके बाद आप चले गए, तो वो ट्रेसपास नहीं होगा। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ ट्रेसपास की। क्या क्या एसेंशियल्स है, देखिए कभी कभी लॉफुल जस्टिफिकेशन होता है कि अगर आपका, या तो आपको क्या होता है, एंट्री जो किसी के घर में मिलती है वो उसके कंसेंट की वजह से मिलती है, या आपको अथॉरिटी होती है उसमें जाने की, वो ट्रेसपास नहीं होता है। कभी कभी रिपीटेड एक्विसेंस होते हैं, जैसे कि आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, आप उसके घर आते जाते रहते हो, तो आप फिर उसके बिना कंसेंट के भी उसके घर आप इजीली जा सकते हो, तो ये लॉफुल जस्टिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं पोजीशन या ओनरशिप। देखिए ट्रेसपास जो होता है वो पोजीशन को प्रोटेक्ट करता है, ओनरशिप को नहीं करता। भले ही वो पोजीशन जो है वो रॉन्गफुल हो, लेकिन अगर उस पर आपने ट्रेसपास किया है तो वो क्या हो जाएगा, वो पजेसर जो होगा वो क्या करेगा, वो आपके अगेंस्ट सूट फाइल करेगा। क्यों, फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते, मतलब ट्रेसपासर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि तुम तो इसके ओनर हो नहीं, क्योंकि ट्रेसपास जो है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, वो ट्रेसपास जो है वो प्रोटेक्ट करता है पोजीशन को, ना कि ओनरशिप। ओनरशिप किसी की भी हो, लेकिन प्रोटेक्शन किसको मिलेगा, पोजेसर को मिलेगा। एक केस था ग्राहम वर्सेस पीट का। इस केस में यही बात की गई थी। इस केस में जो डिफेंडेंट था उसने कहा था कि तुम तो लॉफुल ओनर भी नहीं हो, तुमने खुद ही रॉन्गफुल तरीके से इस लैंड पे पोजीशन लिया है, तो तुम मुझे सू नहीं कर सकते हो। डिफेंडेंट ये प्ली लेता है। कोर्ट ने कहा था नहीं, भले ही पोजीशन उसका रॉन्गफुल है, लेकिन ट्रेसपासर को रेमेडी देनी पड़ेगी, उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे जो भी उसको है, क्योंकि आप ट्रेसपास अपने में ही एक रॉन्गफुल एक्ट है, और ट्रेसपास जो है वो पोजीशन को प्रोटेक्ट करता है, ना कि ओनरशिप को। फिर बात करते हैं ट्रेसपासर कैन नॉट प्रीज्यूस टेरिटरी, मतलब द राइट ऑफ थर्ड पार्टी। ट्रेसपास ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा राइट नहीं है, ये तुम्हारी लैंड नहीं है, तुम इसके ओनर नहीं हो। रिविजनर में कोई रिविजनर होता है, मतलब जैसे कि कोई रिवर्जनर कोई लैंड है, अगर वो वापस ओनर के पास जाती है, वो रिवर्जनर होता है, तो वो रिवर्जनर भी उसको सू कर सकता है, ओनर भी सू कर सकता है बिना पोजीशन के। ट्रेसपास जो होता है वो एक्शनेबल पर से होता है, मतलब कोई डैमेजेस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ट्रेसपास कमिट हुआ है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन मिलेगा डिफेंडेंट से। कोई नीड नहीं है कोई स्पेशल डैमेज प्रूफ करने की, इसीलिए इसको कहते हैं एक्शनेबल पर से। और अगर डिफेंडेंट जो है वो मिस्टेक एज अ डिफेंस लेता है कि हम तो मिस्टेक से अंदर गए थे, तो वो क्या है, वो इरेलीवेंट है, मतलब मिस्टेक कोई डिफेंस नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेसपास एबिनिशियो की। ट्रेसपास एबिनिशियो, देखिए एबिनिशियो का मतलब क्या होता है। एबिनिशियो का मतलब ये होता है जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्या है, वॉइड है, शुरू से ही वो वॉइड है। तो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको अनलॉफुल एंट्री मिली है, लॉफुल एंट्री है किसी के घर में जाने की। फॉर एग्जांपल पुलिस अथॉरिटी को लॉफुल एंट्री होती है कि आपको किसी भी घर में जाके अरेस्ट कर सकता है, या कोई भी रीजनेबल
एप्रीहेंशन है, अगर उसे रीजनेबल सस्पेक्शन है, तो वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है या कोई भी डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है अगर उसको लॉफुल एंट्री है। जब उसने एंट्री की तो वो उसकी लॉफुल थी, लेकिन अगर बाद में उसको अपनी अथॉरिटी का अब्यूज़ करके कोई अनलॉफुल एक्ट कर देता है तो उसको ट्रेसपास एब इनिशियो नहीं माना जाएगा। ठीक है। और दूसरा है कि कभी कभी ये होता है कि ट्रेसपासर जो होता है वो ट्रेसपासर नहीं बोलेंगे उसे, वो पॉजिटिव रॉन्गफुल एक्ट करता है। मतलब वो गया तो लॉफुल एक्ट करने के लिए, लेकिन उसने अनलॉफुल एक्ट किया है एक पॉजिटिव तरीके से, जिसको मिसफीजन कहते हैं। डिफेंडेंट तभी लाइबल होगा जब उसकी ओरिजिनल एंट्री और सब्सिक्वेंट एंट्री दोनों ही रॉन्गफुल होगी, तब वो डिफेंडेंट को लाइबल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा ट्रेसपास एब इनिशियो के लिए। ट्रेसपास एब इनिशियो वर्ड से समझ में आ रहा है कि ट्रेसपास जो है वो स्टार्टिंग से ही है वॉइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें केसेस की बात करते हैं, जैसे कि एक 6 कारपेंटर केस था। इसमें 6 कारपेंटर जो थे वो किसी होटल में जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, खाना खाते हैं। जब बिल पे करने की बारी आती है तो वो मना कर देते हैं कि वो बिल पे नहीं करेंगे। इस पर कोर्ट ने क्या कहा था, इस पर कोर्ट ने ये कहा था कि ये नॉन फीजन है, ना कि ट्रेसपास एब इनिशियो। नॉन फीजन वो होता है जिसमें आपकी ड्यूटी होती है वो करने की, लेकिन आप वो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी ड्यूटी, आपने कहीं खाना खाया तो आपकी क्या है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस रेस्टोरेंट को क्या करें, बिल पे करें, लेकिन आपने नहीं किया तो ये नॉन फीजन नहीं, ट्रेसपास एब इनिशियो नहीं है। ट्रेसपास एब इनिशियो इसलिए नहीं क्योंकि किसी भी होटल में जाने का सबका राइट होता है, सभी जाते, कोई अनलॉफुल तरीके से नहीं घुसता है। अगर आप किसी होटल में किसी कैफ़े में खाना या कुछ खाने पीने गए तो ये ट्रेसपास नहीं करेंगे, क्यों, आप उसके अगेंस्ट आप बिल भी पे करेंगे, इसलिए आप गए। तो इसमें कोर्ट ने ट्रेसपास एब इनिशियो नहीं नॉन फीजन माना था। दूसरा केस है एलियास वर्सेस पासमोर। इसमें पुलिस की जो एंट्री थी वो अरेस्ट की वो लॉफुल थी, लेकिन उसने कुछ डॉक्यूमेंट को बिना अथॉरिटी के सीज कर लिया। तो कोर्ट ने कहा था कि जो पुलिस अथॉरिटी है वो सीजर के लिए लाइबल होगी, ना कि ट्रेसपास एब इनिशियो के लिए। चौथी कंडीशन ये है कि ट्रेसपास अगर आपको किसी विद एंट्री विद लाइसेंस, जैसे आपको कोई लाइसेंस दिया गया है किसी भी चीज़ में एंटर करने का, और अगर वो लाइसेंस क्या होता है, रिवोक हो जाता है, या आपको रीजनेबल टाइम दिया गया था कि आप रिन्यू कराएं और आप नहीं कराते हैं, उसके बाद अगर आप एंट्री करते हैं तो जो लाइसेंसी होगा वो ट्रेसपासर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या क्या रेमेडीज़ मिलती है, अगर ट्रेसपास जो है वो लैंड पे हुआ है तो उस पर क्या क्या रेमेडीज़ मिलती हैं, ये बात करते हैं हम। किसको रेमेडीज़ मिलेंगी, प्लेंटिफ को कौन कौन सी रेमेडीज़ मिलेंगी, कि प्लेंटिफ जो है वो रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करके री एंट्री कर देगा, लेकिन री एंट्री तभी होगी जब आप रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। इजेक्टमेंट ले सकता है, सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1966 के अंडर वो इजेक्टमेंट भी ले सकता है कोर्ट से। अगर कोई मैसने प्रॉफिट है वो ले सकता है, या तो वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लगवा सकता है उस लैंड पे। अब डिफेंस को क्या क्या रेमेडीज़ हैं जो दी जाएंगी, जैसे डिफेंस क्या डिफेंस ले सकता है, मतलब डिफेंडेंट क्या डिफेंस ले सकता है, ये बात करते हैं। जैसे प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे कोई डिफेंडेंट है, कोई पर्सन है उस लैंड पे, अगर वो 20 ईयर्स से ज़्यादा वो अगर उस लैंड को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी के रोके या किसी के दबाव के वो अगर वो उसको यूज़ कर रहा है तो वो उसका ईजमेंट राइट बन सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये ट्रेसपासर हो, क्योंकि उसने 20 ईयर्स अगर वो उस लैंड को वो यूज़ कर रहा था, वहाँ से आ रहा था, जा रहा था, तो ये क्या होगा, ये उसका ईजमेंट राइट हो गया। आप फिर ये नहीं कह सकते वो ट्रेसपासर, क्योंकि जब आपको एक रीजनेबल टाइम दिया गया था रोकने का तब आपने रोका नहीं, फिर आप कोर्ट में आके ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन क्या है, ट्रेसपासर है। तो एक डिफेंस ये हो सकता है। दूसरा डिफेंस है पब्लिक नेसेसिटी, जैसे कभी कभी होता है कोई बिगर हार्म को अवॉइड करने के लिए हमें कोई छोटा रास्ता अपनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये शॉर्टकट रास्ते किसी घर से होते हुए जा रहा है और किसी बिगर हार्म को अगर अवॉइड करना है तो उस रास्ते का अगर डिफेंडेंट यूज़ करता है तो उसको लायबल नहीं किया जाएगा। तीसरा, अगर कोई प्राइवेट डिफेंस में किसी के घर का रास्ता चूज़ कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, मानिए कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर वो किसी के घर में छुप जाता है तो क्या ये उसको ट्रेसपासर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने ये एक्ट क्या किया है, प्राइवेट डिफेंस में किया है। रिकैप्शन ऑफ गुड हो गया, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस हो गया, जैसे कोई न्यूसेंस है उसको रोकने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे ईजमेंट या स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए। अब बात करते हैं एरियल ट्रेसपास की। एरियल ट्रेसपास क्या होता है, हम लोग इंडिया की पोजीशन की बात करेंगे। एरियल ट्रेसपास मतलब होता है जैसे कि आपके ऊपर से कोई चीज़ हवा में गई, फॉर एग्जांपल जैसे प्लेन है, तो प्लेन को उड़ने के लिए उसकी एक रीज़नेबल क्या बना रखी है, एक सरफेस बना रखा है कि प्लेन जो है वो इतनी ही दूरी पर उड़ेगा। तो अगर ऊपर से प्लेन जा रहा है, एक तय कर दिया गया है उसकी एंट्री पूरी तरह से, तब उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है। मतलब अगर प्लेन के लिए तय कर दिया है कि इतने से इतने किलोमीटर तक प्लेन उड़ेगा, तो आप अगर तब उस पर प्लेन अगर आवाज़ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते ये ट्रेसपास किया गया। तो सेक्शन 11 ऑफ एयरक्राफ्ट एक्ट में कोई एक्शन ट्रेसपास का नहीं लिया जाएगा अगर न्यूसेंस फॉर रीजनेबल फ्लाइट हाइट, अगर कोई रीजनेबल फ्लाइट हाइट है उसके बाद आपको न्यूसेंस कॉज हो रहा है। कभी कभी होता है ना कि प्लेन ऊपर से आता है, काफ़ी शोर मचाता है, तो ये न्यूसेंस कॉज हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते ये ट्रेसपास है। क्यों? क्योंकि एक वो अपनी रीजनेबल फ्लाइट हाइट पे उड़ रहा होता है। लेकिन अगर वो रीजनेबल फ्लाइट हाइट पे उड़ने के बाद भी अगर वो कोई ऐसा एक्ट कर देता है, मानिए कोई प्लेन उड़ रहा है, उसमें से कोई ऐसी चीज़ें, कोई गैस या कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी चीज़ों को, आपके घर को, आपके लैंड को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, या डैमेज कर रही है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में बदल जाएगा, जो कि पनिशेबल होगा 2 ईयर्स, फाइन 1 करोड़ या दोनों दिया जाएगा। अब बारी आती है कैटल ट्रेसपास की। कैटल ट्रेसपास क्या होता है, कैटल ट्रेसपास में हम लोग बात करेंगे जैसे किसी एंट्री करा दी गई किसी एनिमल की, किसी दूसरे लैंड की, किसी के दूसरे के लैंड पे ग्रेज घास वास खाने के लिए, या अगर वो खड़ा भी है तभी उसको ट्रेसपास माना जाएगा, और जो ओनर होता है उस एनिमल का उसको लाइबल किया जाएगा। ये एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। कभी कभी होता है कि समथिंग प्लेंटिफ नीड नॉट प्रूव, कभी कभी प्लेंटिफ को प्रूव करना नहीं होता है। अगर एनिमल विशियस प्रोस्पेरिटी का है तो ये ओनर की नॉलेज होगी,
उसके बाद आता है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से एनिमल कवर होते हैं। जैसे कि हॉर्स, शीप, कैटल ये कवर होते हैं। अगर हॉर्स, शीप या कैटल को अगर किसी के भी लैंड पे ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाए या भेज दिया जाए तो वो ट्रेसपास टू कैटल हो जाएगा। लेकिन डॉग और कैट को एक्सक्लूड किया गया क्योंकि इनका नेचर ही होता है उछल फान करने का एक दूसरे इधर से उधर। अब कौन कौन सू कर सकता है, जैसे ऑक्यूपायर होता है लैंड का, वो सू कर सकता है। एक्यूपायर होता है लैंड का, वो सू कर सकता है, उसको प्राइमरी राइट होता है। अदर्स भी सू कर सकते हैं लेकिन उनको सिंगल रूल पे रिलाई करना होगा। मतलब लाइबिलिटी कब अराइज होगी, जब डेंजरस कोई टेंडेंसी है, जिससे दूसरे लोग भी हार्म होते हैं, या ओनर की नॉलेज होती है, या नेग्लिजेंस होता है तब। उसके बाद है ट्रेसपास टू गुड्स की बात करते हैं। ट्रेसपास टू गुड में क्या होता है, डायरेक्ट एंट्री होती है गुड्स के इंटरफेरेंस में, जो किसी अनदर पर्सन के पोजीशन में होता है और लेकिन बिना विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। मतलब एक पर्सन जो है वो विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन किसी अनदर पर्सन के पोजीशन में जो गुड्स हैं उनको क्या करता है, उठा लेता है। तो उसमें भी फिजिकल एंट्री ज़रूरी है, जैसे बीटिंग एनिमल हो गया, या रॉन्गफुल रिमूवल या हैंडलिंग ऑफ गुड्स हो गया। एसेंशियल क्या क्या है, ये भी एक्शनेबल पर से है। रॉन्गफुल अगेंस्ट पोजीशन होगा, ना कि ओनरशिप। किसी के पोजीशन में गुड्स रखे हैं, ओनरशिप में नहीं, जो स्टर्सी अलाउड नहीं है, जैसे कि पहले पढ़ा था। मतलब थर्ड पार्टी के राइट शू नहीं कर सकते, रिविजनल राइट इसमें होता है। रिक्वायरमेंट क्या होगी ट्रेसपास ऑफ गुड्स की, कि प्लेंटिव जो है का एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होता है, या तो एक्चुअल पोजीशन होगा या तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होगा। डायरेक्ट या रॉन्गफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोजीशन हो सकता है, या तो उसका डायरेक्ट पोजीशन होगा या तो उसका रॉन्गफुल पोजीशन भी हो सकता है। कैन भी इंटेंशनली भी हो सकता है और नेग्लिजेंस भी हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे फॉर्म ऑफ ट्रेसपास टू गुड्स की। एस पोर्शन, जैसे गुड्स को ले जाना या डायरेक्ट फोर्स लगा के इंटरफेयर करना। उसके बाद है डिफेंस टू गुड, ट्रेसपास टू गुड। कब डिफेंस ले सकते, सेल्फ डिफेंस हो गया, एक्सरसाइज एब्सोल्यूट या रिलेटिव राइट हो गया ना, लीगल अथॉरिटी हो गई उस पर्सन की, या प्लेंटिव की खुद की नेग्लिजेंस थी, या रिकैप्शन था, या इनएविटेबल एक्सीडेंट था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी का कोई बहुत तेज़ बारिश हुई या कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना था, अनफॉर्सिन था, उसमें अगर गुड्स बह गए या कुछ भी हो गया तो इसमें डिफेंडेंट की गलती नहीं। अगर बह के डिफेंडेंट की लैंड पे आ गए तो ये नहीं कर सकेंगे कि डिफेंडेंट ने मेरे गुड्स को ट्रेसपास किया है। जॉइंट ओनर राइट्स कौन कौन से होते हैं, कभी कभी जॉइंट ओनर जो होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ सू कर सकते हैं जब अगर उनका एक्ट जो है एक दूसरे के इनकन्सिस्टेंट किया जाता है। जैसे कोई भी जो किसी भी चीज़ के अगर जॉइंट ओनर होते हैं, अगर उसके कैटल को जबरदस्त पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसको किसी के गुड्स को पूरी तरह मार्केट में बिना जो एक ओनर है उसके कंसेंट के कर देते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए सू कर सकते हैं। अब ट्रेसपास टू पर्सन पढ़ते हैं। ट्रेसपास टू पर्सन में होता है कोई डायरेक्ट या इंटेंशनल इंटरफेयर होता है किसी की बॉडी से, किसी की बॉडी पर, जिसमें कि बैटरी और असॉल्ट दो चीज़ बात करती है। बैटरी क्या होता है, बैटरी जो होता है उसको इंटेंशनल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है टू अनदर विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। मतलब इंटेंशन भी होता है और डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है किसी फोर्स का किसी दूसरे पर्सन पर। इसके एसेंशियल्स क्या हैं, जैसे कि इसमें फोर्स का यूज़ होना होता है बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के, आपने उस पर्सन की बॉडी को पे एंट्री की, या रीजनेबल फोर्स अलाउड उसमें होता है अपने डिफेंस के लिए। असॉल्ट क्या होता है, इसमें कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन देना किसी एक्ट को कॉज करने के लिए। इमिनेंट बैटरी क्या होता है, फोर्स का यूज़ करना, जैसे कि बीएनएस में क्रिमिनल फोर्स होता है और असॉल्ट होता है। जब क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हैं तो असॉल्ट बनता है, उस फोर्स का सामने वाले को डराने के लिए, धमकाने के लिए। इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, जैसे कि इमिनेंट डेंजर देना, या प्रेजेंट एबिलिटी टू कॉम हार्म, या आप प्रेजेंट हो कि उसको हार्म कॉज कर सको। इसमें डिफेंस क्या क्या है, जैसे सेल्फ डिफेंस में कर रहे थे, सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं, या फोर्सेबल एंट्री को दूर भगा सकते हैं। पेरेंटल या क्वाजी पेरेंटल होती, लीव एंड लाइसेंस होता है। प्रिजर्व, जैसे कि सेल्फ डिफेंस में कर दिया, या फोर्सेबल एंट्री थी, ठीक है, कहीं जाने की, या पेरेंटल या क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी थी। मतलब अगर बच्चों को, माँ बाप का राइट होता है कि वो बच्चों को डांटे धमकाएं एक रीजनेबल फोर्स के अंदर, तो बच्चे ये नहीं कर सकते कि उन्होंने मेरे ऊपर क्या किया है, असॉल्ट किया है। लीव एंड लाइसेंस कंसेंट है, जैसे कि, या प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस के लिए, ठीक है, और लीगल प्रोसेस के लिए, या मिस एडवेंचर इनएविटेबल एक्सीडेंट के लिए। इसमें इंजरी रिक्वायर्ड नहीं होती, इंटेंशन मैटर करता है। अब होता है महम क्या होता है, इसमें जो पर्सन की जो पर्सनल इंजरी होती है वो पर्सन की फिजिकल फाइटिंग कैपेसिटी को क्या करती है, रोक देती है, ख़त्म कर देती है। महम जो होता है वो सबसे सीरियस होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपने ऐसा एक्ट किया कि सामने वाले की जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो डिप्राइव हो गई, इसमें पर्सन की जो एबिलिटी होती है फाइट करने की, खुद को बचाने की या रेसिस्ट करने की, वो ख़त्म हो जाती है। ये जो है रिड्यूस करता है पर्सन के फाइटिंग लिम्स को, रिड्यूस करने से हैंड, आर्म, लेग, फिंगर, टीथ, ये क्या होते हैं, फाइटिंग लिम्स होते हैं। इफ़ प्रोसेस रिड्यूस नॉन फाइटिंग, अगर इसमें से नॉन फाइटिंग क्या हुआ है, लिम्स को रिड्यूस हुआ है, जैसे कि ईयर, नोज़, आई, हेयर, तो ये इंजरी क्या होती है, ये एक्शनेबल एज बैटरी होगी, ना कि महम होगी। महम के लिए उस पर्सन की फाइटिंग एबिलिटी को ख़त्म होना होगा, जैसे कि हाथ पैर, नोज़ नहीं, हाथ पैर, फिंगर, टीथ, लेग्स, ये आर्म्स।
उसके बाद है महिम जो होता है उसको कंसिडर किया जाता है एज अ टॉर्ट एंड अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये एक्शनेबल पर्सन होता है। अब बात करते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? इसमें किसी पर्सन की लिबर्टी को टोटली रिस्ट्रेन करना फॉर एनी ड्यूरेशन, कितने भी समय के लिए, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट जरूरी नहीं होता है, रिस्ट्रेन हो सकता है हाउस में, फील्ड में या ओपन स्पेस में थ्रू थ्रेट ऑफ फोर्स भी कर सकते हैं। मतलब किसी का थ्रेट दे दिया फोर्स का कि तुम यहाँ से नहीं हिल सकते हो, आना वरना हम तुम्हें मार देंगे, तो ये क्या होता है? ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है। एसेंशियल्स क्या क्या है कि टोटल रिस्ट्रेन होना चाहिए, मतलब कंप्लीट डिप्रिवेशन होता है किसी पर्सन की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, सारे एग्जिस्ट को बंद कर दिया जाता है, उस पर्सन को कहीं से भी राइट नहीं होता है कि वो जा सके। पार्शियल रिस्ट्रेन जो होता है, मतलब अगर एक रास्ता ब्लॉक किया जाए लेकिन उस पर्सन के पास दूसरा रास्ता है कि वो वहाँ से जा सकता है, तो ये अगर उस पर्सन के पास दूसरा रास्ता है तो ये नॉट एक्शनेबल इन टॉट, टॉट में एक्शनेबल नहीं है, लेकिन पार्शियल रिस्ट्रेन जो है वो BNS में है, सेक्शन 126 में, सेक्शन 26 में पार्शियल रिस्ट्रेन की बात की गई है, रिस्ट्रेन की बात की गई जिसमें पार्शियल रिस्ट्रेन भी है। लुकिंग विदाउट फोर्स, अगर बिना फोर्स के रोक दिया, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फिजिकली फोर्स की ज़रूरत पड़े। लॉकिंग अ पर्सन इन रूम और थ्रेट ऑफ वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस का भी थ्रेट देके उसको रूम में क्या किया जा सकता है? रोक दिया, लॉक कर जा सकते हैं, इसको भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब डिस्टेंशन जो होना चाहिए अगर लॉफुल है तो ये रिस्ट्रेन में नहीं आएगा। अनलॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया होना चाहिए, ना कि लॉफुल तरीके से, अनलॉफुल होना चाहिए। मीन्स ऑफ स्केप, उस पर्सन के पास अगर रीजनेबल मीन्स है भागने के लिए तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन ने दरवाजे एक कमरे में बंद करके दरवाज़ा बंद कर दिया लेकिन खिड़कियाँ नहीं बंद है, और खिड़की से कूदने का भी एक बहुत अच्छा रास्ता है कि इंसान अगर कूदे खिड़की से तो किसी की छत पे जा सकता है, उसको कोई चोट नहीं लगी है, तो उसके पास एक भागने का एक रास्ता है, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई डेंजरस एग्जिस्ट है जिसको वो काउंट नहीं होगा, जैसे बहुत ऊंचाई से किसी को कूदना, मानिए वो खिड़की इतनी ऊँची लगी, अगर वो वहाँ से कूदेगा भी ना तो उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, तो ये क्या होगा? ये नो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। नॉलेज ऑफ रिस्ट्रेन, इसमें केस था हेरविंग वर्सेस बॉली, इसमें पहले ये अर्लियर पर्सपेक्टिव था कि नॉलेज जो थी वो ज़रूरी थी, लेकिन फिर दूसरा केस आया था मेरिंग वर्सेस ग्राहम वाइट एविएशन कंपनी, इसमें नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। लॉफुल डिटेंशन क्या होता है? जिसमें लाइबिलिटी नहीं होती, जिसे लॉफुली अरेस्ट किया गया पुलिस अथॉरिटी के द्वारा, या प्लेंटिफ की कंसेंट थी, या जुडिशियल एक्ट हुआ है कि, या हिबियस कॉर्पस की रिट है, या डिटेनर मस्ट जस्टिफाई डिटेंशन, तो तब लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक टॉर्ट में डिफेमेशन नेग्लिजेंस की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।